अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरा ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और अभी इससे पहले हम जैसे कि बात कर रहे थे इंडिया और बांग्लादेश की, और सिचुएशन आपके सामने है। फर्स्ट इनिंग्स हो चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती बैटिंग जो है वो इंडिया की जानिब से हमने देखी है। एक मुश्किल फैसला कर बैठे बांग्लादेश, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिफा करना मुश्किल हो सकता है। तो बात करते हैं इस हवाले से, देखते हैं कि आज कौन सी टीम अपना लोहा मनवा सकती है। देखने को तो डेफिनेटली फेवरेट टीम इंडिया है, लेकिन हो सकता है बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज कर दे। सो उमर, अगर हम ये देखें कि बांग्लादेश ने जो फर्स्ट फैसला किया बॉलिंग का, व्हाई आर यू स्माइलिंग? ओके, सो बांग्लादेश ने जो फैसला किया पहले बॉलिंग करने का, और देखिए आप पिचेस भी जो है वो बैटिंग को सपोर्ट करेंगे, तो डोंट यू थिंक कि इनका फैसला गलत था, या इनको लगता है कि शायद ये दूसरी इनिंग्स में स्कोर बासानी चेस कर जाएंगे? उनको ये लगा होगा क्योंकि बॉलिंग जो है वो अच्छा कर रही है और कर भी रही थी। जैसे आप देखें तंजीम ने आज एक बार फिर उम्दगी से बॉलिंग किया, पार्ट के बाकी बॉलर्स जो है उनको बैटिंग हुई है, लेकिन आप देखें 4 ओवर्स की उन्होंने 32 रन उन्होंने दिए और 2 विकेटें हासिल की। सो वाज अ गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल। इंडिया ने दिखा दिया लेकिन कि वो एक यूनिट है, मतलब वो प्लेयर्स एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे की प्रोटेक्शन शीट बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट के रोहित शर्मा ने कुछ जो है कैमियो खेला, उसके बाद फिर वो आउट हो गए, और विराट ने भी कुछ रेसिस्टेंस दिखाई, 37 रन स्कोर किए, लेकिन उसके बाद फिर एक हम बात कर रहे थे 3 आउट हो गए थे, बांग्लादेश ने अच्छा कमबैक किया, लेकिन उसके बाद फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने अपनी ऑलराउंड एबिलिटीज से दिखाया कि नहीं, वी आर स्टिल देयर वेरी मच इन द गेम, एंड द वे दे जस्ट टर्न द टाइड्स वाज जस्ट अमेजिंग। लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा तंजीम को कि उन्होंने इंडियन बॉलर्स को जो है टेस्ट पे डाला है टू सम एक्सटेंट। आप ये देखें कि वो पेसी नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो डेक को हिट करना जानते हैं, और जिस तरह वो ऑफ कटर करवाई, विराट कोहली को आउट किया, वो डिसीव किया, ये दिखाता है कि वो कितने मतलब टेपरावाइज स्ट्रॉन्ग बॉलर है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो और डेवलप करेंगे। अभी तो नया है, उनका स्टार्ट है अभी कैरियर, और उन्होंने ऑलरेडी 11-12 विकेटें ले ली है यार। तो आप चेक करें कि ही इज़ क्वाइट अमेजिंग। और जहाँ तक अब बात है पांड्या की, तो 27 बॉलों पे 50 कर देना वंस अगेन, इट्स अमेजिंग। और आप ये देखें जबरदस्त, बिल्कुल ऑलराउंड एबिलिटीज है इनके पास, और हम यही कुरते हैं कि हमारे पास इस तरह के ऑलराउंडर हो। हाँ, अगर हम ये देखें तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें लैक और करती एक हैं। और बात यहाँ पे मेरा मैं ऐड करना चाहूँगा माजरत के साथ, कि मतलब इंडिया ने अपने लिए एक रिकॉर्ड बनाया T20 वर्ल्ड कप्स में, कि मतलब ज़्यादा मोस्ट सिक्सेस लगाने का। 13 सिक्सेस इन्होंने लगाए हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि रिकॉर्ड है। इससे पहले इनके पास 11 इन्होंने छक्के लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। सही सही, बिल्कुल सही है। चलें, दैट्स गुड। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब, यकीनन आप मैच देख रहे होंगे, और पहली इनिंग्स जिस तरह से हमने देखी है, एक बहुत खूबसूरत हदफ जो है वो इंडिया की जाने से बांग्लादेश को मिला, जिसका दिफा करना बांग्लादेश के लिए अब लाजमी है, बिकॉज मैच वो भी जीतना चाहते हैं, मैच इंडिया भी जीतना चाहता है। हाफिज साहब, अगर हम ये देखें कि फैसला जो बांग्लादेश ने किया पहले बॉलिंग करने का, ये जानते हुए कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, बड़ा टारगेट मिल सकता है, इंडिया अपनी बैटिंग के अंदर नंबर 1 है, तो मतलब मैं नंबर 1 एज इन इस तरह से कहूँगी कि जिस तरह उमर और मैं भी बात कर रहे थे कि उनके पास ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये फैसला कहीं ना कहीं गलत था? हाँ, देखिए बात यह है कि कंडीशंस को देखते हुए अगर उनको लगा कि पिच उनको थोड़ा मदद दे सकती है, सम टाइम आप मिसरीड भी कर सकते हैं। लेकिन आप उसके बाद क्या बॉलिंग आपने उतनी अच्छी की कि जहाँ से आपको क्या लाइन पर बॉलिंग की, वहां पर जहाँ से मदद मिल सकती है, क्या आपकी लेंथ ठीक थी, लाइन ठीक थी, एक्यूरेट थी, वेवर्ड बॉलिंग तो नहीं थी। तो आप देखेंगे उसमें भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी बॉलर जो हैं वो आपको उतने ज्यादा उसमें एक्यूरेट नहीं थे, वेवर्ड दोनों साइड पे बॉलिंग होती रही है। सो रन्स ऑन बोर्ड अगर आप देखते हैं तो लगभग उन्होंने 200 रन स्कोर कर लिए। तो इसके बाद तो यही कहा जा सकता है ना कि वो जो फायदा उठाना चाहते थे उनके बॉलर्स टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का, तो वो उसमें नाकाम रहे हैं। तो अगर आप फास्ट बॉलर्स के साथ इनिंग्स का बॉलिंग का आगाज करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी फास्ट बॉलिंग में इतना दमखम और जान है, और पिच में इतनी मदद मौजूद है कि आप उसमें मॉइस्चर है, उसमें सीम आपको मिल सकती है, आपको मूवमेंट मिल सकती है, और आप उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कोई इतना आसान नहीं है। अभी तक आप यहाँ पर भी देखते हैं तो कोई ट्रू पिचेस नहीं है कि जहाँ पे बड़े अच्छे शॉट्स लगते हैं।
यहाँ पे शॉट्स बनाना भी पड़ते हैं आपको और कनेक्ट करना पड़ते हैं। सम टाइम आपको गैर मामूली शॉट्स खेलना पड़ते हैं। इवन यहाँ पर कैरेबियन में भी ऐसा ही अभी तक देखने में है ज़्यादातर मैचेस में। तो बांग्लादेश के पास अगर बॉलिंग के एतबार से बात की जाए तो उतने ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है कि जो एक बहुत शानदार टीम को जिनके आपकी आवाज दूर से सुनाई दे रही है, वर्ल्ड क्लास बैटर्स मौजूद हों, इनके खिलाफ कोई आप गैर मामूली खेल का मुजाहरा करें। बहरहाल इसका क्रेडिट तो इंडिया की बैटिंग को जाता है कि जिन्होंने एक चैलेंज लिया उसको और चैलेंज के तौर पर जो रन उन्होंने आउटबोर्ड किए हैं 196, डेफिनेटली जो एक फर्क उनकी बैटिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग में होना चाहिए, उन्होंने उसका इजहार किया है और पावर प्ले में एक विकेट भी ले ली हुई है। अभी 50 रन नहीं हुए हैं, तो मुश्किलात बढ़ेंगी आने वाले वक्त में। आने वाले 2-3 ओवर्स जो है वो मैच का रुख मतलब बिल्कुल किसी और तरफ कर देंगे, यानी कि इंडिया की तरफ हो सकता है। अगर आपने 197 करना है 20 ओवर्स में और अगर आप 6 ओवर्स में 50 भी ना कर पाए तो फिर बाकी मानदा आपके 14 ओवर्स में 150 रन करना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है अभी। तो बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो सकता है मैच का दूसरा हिस्सा भी। और इसके साथ लेकिन जो इंडिया के लिए आप देखें जो कॉन्टिन्यूस उनकी तरफ से चीजें आ रही हैं, उनकी 2 टॉप प्लेयर्स की तरफ से, वो अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन एक मतलब फिर जैसे आज ऊपर से उनके जो जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार और एतमाद किया जाता है, उनके रन ना करने के बावजूद, बड़े रन ना करने के बावजूद आप देखें कि वो फिर 197 कर गए हैं। तो 197 ये डिसेंट टोटल नहीं है, ये एक विनिंग टोटल है। और अगेंस्ट बांग्लादेश तो आप इसको कह सकते हैं कि ये कंफर्टेबली इंडिया को ये मैच जो जीतना चाहिए। अभी एक चांस मिला है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलिंग में तो इतनी जान है कि वो बांग्लादेश को इस जो टारगेट है इससे बहुत पहले भी रोक सकते हैं। कहने को तो डेफिनेटली सबका दिल करता है कि मैच सनसनीखेज हो, वन साइडेड ना हो, लेकिन जब एक फ़र्क आ जाता है निस्बतन कमज़ोर और मजबूत टीम में तो फिर एक चीज़ वाज़ह हो जाती है कि वो फ़र्क नज़र आना भी चाहिए। उमर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश जो है ये ना देखे कि आप इंडियन बिग विक्स के खिलाफ खेल रहे तो 1-2 अच्छी बड़ी पार्टनरशिप करे तो ये मैच में इन है। और मोमेंटम किस तरह गेन करते हो आपको टाइम नहीं लगता। एक बार अगर कोई बैटर जो है फॉर्म दिखा दे, एक ओवर अच्छा चले जाए और उसको फिर इंटैक्ट रखे तो, लेकिन इंडिया ऑब्वियसली अभी तो इन है, लेकिन बांग्लादेश को फाइट करनी चाहिए और पार्टनरशिप लगानी चाहिए। अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एटलीस्ट वो आप वाली बात कि सनसनीखेज मरले में तो जाए ना मैच, थोड़ा सा फैंस को भी एक थ्रिल मिले, वन साइडेड बिल्कुल ना हो। लेकिन बांग्लादेश को बिलीव रखना चाहिए कि जीतने के लिए जाना चाहिए। वो अलग बात है, जीतना जीते, इंडिया फिर भी फेवरेट है, मैं फिर बात कहूँगा, लेकिन जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए बांग्लादेश को। बिल्कुल सही। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले तारीख में एक बार हुआ है मीरब कि इंडिया ने 190 प्लस स्कोर किया हो और उनके टॉप 5 बैटर ने 50 ना की हो। तो आप देखें कि टॉप 5 बैटर ने 50 नहीं की, पांड्या ने किया लोअर ऑर्डर में, तो 190 प्लस कर दिया है। तो ये सेकंड टाइम हुआ है इंडिया की तारीख में T20s में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो होपफुली मैच जिस तरह जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, सिचुएशन डिफरेंट होती जा रही है। लेकिन हाफिज़ साहब, हम पाकिस्तान टीम के ऊपर भी नज़र डेफिनेटली हमें डालनी चाहिए। हमारा मुल्क है, हमारी टीम है पाकिस्तान में, तमाम टीम यकजा हो भी जाएगी अभी कुछ ही देर में। सो अगर हम बात करें टीम के हवाले से, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि वसीम अकरम साहब ने भी इसके हवाले से बात की और कई प्लेटफॉर्म्स पर ये बात हो रही है कि कंपैरिजन शाहीन और बुमराह का किया जा रहा है, जिसमें डिस्कस ये बात हो रही है कि दोनों का आउट करने का जो अंदाज़ है वो डिफरेंट है। मतलब शाहीन का मोस्टली एक ही अंदाज़ है जिससे वो आउट करते हैं, लेकिन अगर हम बुमराह की बात करते हैं तो उनके पास वेरिएशंस हैं, उनको डिफरेंट तरीके पता हैं कि वो किस तरह से आउट कर सकते हैं और उन पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर जसप्रीत बुमराह विकेट लेते हैं। सो आप इस कंपैरिजन को किस तरह देखते हैं? वसीम अकरम साहब ने भी कोई बात की है जसप्रीत बुमराह के हवाले से, और जसप्रीत बुमराह और शाहीन आफरीदी के कंपैरिजन के हवाले से उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली? उन्होंने एग्जैक्टली यही डिस्कस किया है कि दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बुमराह हैज़ द वेरिएशंस के जिस तरह से वो आउट करते हैं और शाहीन का एक अंदाज है आउट करने का, तो ये इसी के मुतालिक बात हो रही है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों में खासा फर्क है। स्किल्स के एतबार से भी, स्किल सेट्स भी दोनों के डिफरेंट हैं।
और दोनों अपने अगर देखें तो क्रिकेट भी दोनों में से जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा खेली है। हाँ। और शाहीन अभी के दौर में देखें तो वो कुछ इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह को अगर आप देखते हैं तो उनके खेल में आपको तसलसल के साथ बेहतरी नजर आ रही है हर वक्त। वो बेहतर से बेहतर हुए चले जा रहे हैं। लेकिन शाहीन आफरीदी के मामले में ये वाला केस नहीं है। शाहीन आफरीदी को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हैं। उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं रही है और ना उनकी कोई खेल में बेहतरी आ रही है वक्त के साथ साथ। वो किसी एक जगह पर रुके हुए हैं। उसकी कई एक वजूहत हो सकती हैं। देखें जिस तरीके से वो अनफिट इंजरी उनको हुई और उसके बाद जैसे उनका रिहैब हुआ वो एक अलग कहानी है। जसप्रीत बुमराह भी अनफिट हुए, उनका रिहैब हुआ, वो एक अलग मंजर वहाँ पर आपको नजर आता है। उनके वहाँ पर कुछ किस्म के इश्यूज नहीं है जैसे पाकिस्तान टीम के हैं। फिर आप स्किल सेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। तो इसमें तो दोनों में फर्क है बहुत, जमीन आसमान का भी ना कहें आप तो आप उनमें बहुत फर्क है। मतलब जसप्रीत बुमराह एक कंप्लीट फास्ट बॉलर की ऐसे से सामने नजर आते हैं जहाँ पर वो टेस्ट मैचेस में T20 हो रही है हर जगह पर, हर तरह की पिचेस पर, नए पुराने गेंद के साथ हर तरह से बेहतर परफॉर्म करते हुए अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट मैचेस जीतते हुए नजर आते हैं। शाहीन रुके हुए हैं एक जगह पर आकर, उनको बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें सलाहियत नहीं है, पेस उनके पास है, स्विंग उनका होता है, ठीक है, और टॉप बैटर्स को आउट करने की सलाहियत रखते हैं। फास्ट बॉलर्स वाले फास्ट बॉलर में जो एक गुस्सा या जोश होता है गेंदबाजी करते हुए वो भी उनमें मौजूद है। चैलेंज भी लेते हैं, आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें उनके पास भी हैं, लेकिन क्या वो माहौल और हालात और वो चीजें उन्हें मिली हैं जो जसप्रीत बुमराह के पास हैं या जसप्रीत बुमराह को मिलती हैं? तो ये भी सारी चीजें साथ ही साथ जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ये भी हालात का भी मवाजना साथ ही साथ होता है और वाकयात का भी मवाजना साथ ही साथ होता है। सिर्फ क्रिकेट का नहीं, वो तो स्किल्स का बेसिकली आप कर सकते हैं कि वो कितने स्किल्ड हैं और वो कितने स्किल्ड हैं। बाकी जो ग्रोथ है उसके लिए तो आपको जब आप पाकिस्तान और अमेरिका का मवाजना करेंगे तो वसाइल का भी तो मवाजना करेंगे ना, वसाइल किसके पास हैं। तो ये मतलब सारी अपनी जगह पर रहती हैं। लेकिन एग्जैक्टली मैंने वैसे वसीम भाई को सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा है दोनों के हवाले से। उन्होंने एग्जैक्टली जो बोला है वो उनका कहना ये था कि बॉल लाइक शाहीन, मतलब उन्होंने शाहीन की भी तारीफ की है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली मतलब हम भी इस बारे में बात करते हैं कि शाहीन की जो अंदाज है हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैचेस में विकेट्स लें। अगर वो विकेट्स नहीं लेते हैं तो टीम पर एक प्रेशर आ जाता है, एक डिफरेंट सूरत हाल हो जाती है। लेकिन अगर शाहीन विकेट्स ले लेते हैं तो फिर टीम के अंदर एक मोराल हाई हो जाता है अगर हम बॉलिंग कर रहे होते हैं। इनके विकेट लेने से मोराल हाई इसलिए होता है कि वो अर्ली जब आते हैं पहला ओवर करने के लिए और वहां पे 2 विकेट्स ले लेंगे तो वो दूसरी टीम मुश्किल में चली जाएगी ना, मुश्किल में चली जाती है। तो अगर वो नए गेंद के साथ जो विकेट ले रहे थे उनको जो स्विंग मिल रहा था, अगर उनका स्विंग नहीं हो रहा उतना ज्यादा या बैट्समैन उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट कर लिया है, वो उसको मैनेज करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद ये आप फास्ट बॉलर के ऊपर या किसी भी बॉलर के ऊपर है ना कि उसके पास प्लान बी क्या है। अगर वो इसको मैनेज कर रहा है बैट्समैन तो फिर उन्होंने किस लेंथ पर बॉल कर दिया है, किस तरीके से बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करनी है। ये तो स्किल्स के ऊपर बात चली जाती है ना, स्किल्स के ऊपर चली जाती है, आपकी हिकमत अमली के ऊपर चली जाती है। आप असेस करते हैं कि अब आपके पास प्लान बी क्या है बैट्समैन को पकड़ने के लिए, तो वो अगर उसकी तरफ जाएंगे तो फिर है ना, मतलब अगर आप उस तरीके से उसको समझेंगे कि अब मैंने किस तरीके से अपनी इस एक जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था अगर उसके ऊपर मेरे ऑपोजिशन ने काम किया तो मैंने इसके अलावा क्या करना है मुखालिफ बल्लेबाजों को मुश्किल में डालने के लिए। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, इसी तरह अगर हम बात करें जिस तरह से जब भी पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करती है तब भी, अगर बुरा परफॉर्म करे तब भी डिफरेंट ओपिनियंस हमारे सामने आते हैं। अगर हम बात करें उस्मान शनवारी, उन्होंने भी ये कहा कि एग्जैक्टली टीम में अगर हम बाबर आजम, शाहीन या रिजवान को रेस्ट करवा भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह जब हम डिस्कस कर रहे थे क्रिकेट, उस टाइम आप, मैं, हम लोग भी एग्जैक्टली ये बात कर रहे थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो रेस्ट कर भी लेते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, नया टैलेंट आजमाया जा सकता है। तो जिस तरह से ओपिनियन आ रहा है इस हवाले से, डू यू स्टिल थिंक कि अगर हम शादाब की बात करते हैं तो शादाब के बारे में भी ये सोच रखनी चाहिए कि शादाब को भी ज़रा रेस्ट करवा दिया जाए?
देखिए बात यह है कि जब आप फौरी तौर पर इसके बाद टेस्ट मैच के लिए जाएंगे तो शादाब तो टेस्ट मैच खेलते ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अगली क्रिकेट जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, तो शादाब तो टेस्ट मैच खेलते ही नहीं है। तो इसलिए उनकी तो अब जब सिलेक्शन के लिए वो अवेलेबल होंगे तो वो जब पाकिस्तान खेल रहा होगा T20 मैचेस या फिर वनडे मैचेस तो उनका नाम ज़ेरे गौर आएगा। तो सरेदस्त फौरी तौर पर पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं और शाहीन, बाबर, रिजवान जो है ये टेस्ट मैच सिलेक्शन के लिए इनकी बात हो रही है और लोग कर रहे हैं बात, ओपिनियन आ रहे हैं। देखिए ठीक है, हर किसी का अपना नुक्ता नजर है, हर किसी के अपने ख्यालात हैं। ये हो भी सकता है, हमने तो इससे पहले भी कई मरतबा ये कहा है कि अगर आप खिलाना भी चाहते हैं अगर उनके मुतबादल के तौर पर भी, तो ये कोई ऐसी गैर मामूली या बड़ी तब्दीली तो होनी नहीं है। ये पहले भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं पहले से ही, और आप चीज़ों से मुराद ये है कि आपके पास वो प्लेयर्स मौजूद हैं जो आपने बाबर को अगर आप नंबर 3-4 पर खिलाते हैं टेस्ट मैच में तो वहाँ पर आपके पास मुतबादल खिलाड़ी मौजूद हैं। मतलब शान मसूद ऊपर नीचे हो जाएंगे, अब्दुल्ला शफीक हैं, इमाम उल हक हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। साहिबजादा फरहान के बहुत रन हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इस सीजन में भी मेरा ख्याल उन्होंने टॉप किया था, सबसे ज्यादा रन उन्हीं के थे। तो आपके पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं। तो स्पिन बॉलिंग में अगर आप अभी कैंप पाकिस्तान ने अनाउंस किया उसमें उस्मान कादिर को उन्होंने कैंप में बुलाया हुआ है प्री सीजन कैंप में, और जेसन गिलेस्पी उसकी मेरे ख्याल से नुमाइंदगी करेंगे। प्री सीजन कैंप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश सीरीज से पहले उसको किया हुआ है, तो आप उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले भी खेले हुए हैं तो आपके पास आ सकते हैं, वहां से भी ऑप्शंस आ सकती हैं आपके पास। तो ये तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जब हारते हैं तो सबके लिए बात करना जरा आसान हो जाता है। और उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल हारा है तो इसलिए लोगों के पास मवाद मौजूद है गुफ्तगू करने का, और लोग उसको अपने अंदाज में ख्यालात का इजहार कर भी रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप नहीं उनको आराम नहीं दे सकते हैं या किसी को बाहर बैठाकर किसी और को शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही है। उमर, आप क्या कहते हैं? शादाब की मुसलसल नाकिस कारकर्दगी के बावजूद भी क्या शादाब को अभी भी टीम के साथ शामिल होना चाहिए? आगे जहाँ जहाँ पर हमें शादाब की ज़रूरत महसूस होती है, हमें लगता है कि यहाँ पर वो फिट होते हैं, लेकिन उसका मुतबादिल हमारे पास अगर मौजूद हो तो क्या शादाब को उसके बावजूद आपको यूटिलाइज करना चाहिए टीम में? देखिए, अफसोस की बात ये होती है ना कि अगर आपका सरमाया बनाया 2017 से प्रोसेस के तहत खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर वो ना क्लिक करे और बैकअप आपके पास ना हो तो फिर आप क्या करें? लेग स्पिनर की वैसे भी ज़रूरत होती है टीम में। आगे हमारे पास कहत है स्पिनर्स का, हम बात कर रहे थे, तो कहने की बात ये है कि बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास कोई तो स्पिनर हो ना। लेकिन मसला ये है कि शादाब मेरे हिसाब से डबल माइंडेड हो गया कि वेदर के बैटिंग के स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करे या बॉलिंग। जो उनका क्लेम टू फेम है वो बॉलिंग है मेरे हिसाब से, तो उसको जो है उसमें निखार लेके आना चाहिए। राशिद खान क्या लेवल है उनका, बैटिंग करते हैं लेकिन और हिटें भी बड़ी अच्छी खासी करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है उनकी बॉलिंग है। और उनको आप बॉलर ऑलराउंडर बेशक कह लेंगे बॉलिंग, लेकिन लेग स्पिनर है प्रॉपर, और क्या अपने मैजिकल स्पेल कराते हैं वो। तो शादाब को भी चाहिए कि मेरे हिसाब से अगर सर्वाइव उन्होंने करना है तो डोमेन एक रखनी चाहिए ऑलराउंड। क्या करना है इसका करके, ठीक है, पावर हिटिंग करे, स्लोगिंग करे जब रिक्वायरमेंट हो, वो तो हर कोई करता था, तो कहने की बात है। लेकिन स्पिनर के तौर पर उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी नीड स्पिनर डेस्परेटली। और दूसरी बात बाबर और रिजवान के रेस्ट की बात अगर मेरा, तो कहने की बात है कि वो डिफरेंट फॉर्मेट है, ये हमें देखना चाहिए। और हमारे बेहतरीन प्लेयर है रिजवान और बाबर टेस्ट में, और टेस्ट में उनके स्किल को देखने का जो मज़ा आएगा वो क्रिकेट के चाम को भी जो है फैंस को फोर्स करेगा, कंपेल करेगा कि उनको देखे। तो क्यों आपने रेस्ट देना है? अगस्त में वैसे सीरीज है, तब तक रेस्ट मिल ही जाना है, तो खिलाना चाहिए उनको। बिल्कुल सही है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने क्रिकेट इसलिए करवानी है कि लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि लोग एग्जैक्टली पसंद क्या करते हैं। लोग एक तो अच्छी कारकर्दगी और उसके साथ साथ लोगों के पसंद करने पे टीमें नहीं बना करती। लेकिन हाफिज साहब, अगर टीम में रिजवान ना हो, बाबर ना हो, शाहीन ना हो, क्रिकेट टीम है, कोई असेंबली है, तो फिर बाबर आजम, शाहीन, रिजवान को फिर खैराबाद कहते हैं। असेंबली तो नहीं है कि लोग क्या पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं तो टीम बदल दें, तो फिर खैराबाद कहते हैं उनको, नई टीम के साथ चले जाएं। देखिए बात यह है कि अगर लोगों के पसंद करने के ऊपर टीमें बननी है, उमर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स का कहत है, ये इस टीम में जो खेली है इसमें स्पिनर्स कितने हैं भला बताएं जरा गिन के।
प्रॉपर स्पिनर तो वैसे तो स्पिनर्स हर कोई बन जाए, लेकिन आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स चाहिए नहीं ना, हर तो कोई नहीं, इस जो वर्ल्ड कप की अभी टीम हमारे खेली है पास इसमें स्पिनर्स बताएं स्पिनर्स जो कितने हैं हैं वो जरा। पाकिस्तान में हाँ जी, अभी टीम जी हमारी जो अभी वर्ल्ड कप खेली है, प्लेइंग 11 गई है या 15 लोगों का देखिए स्क्वाड जो गया। इबाद वसीम है, लेकिन वो टेस्ट नहीं खेल रहे थे, टेस्ट नहीं खेलेंगे भाईजान मैं वर्ल्ड कप की टीम की बात कर रहा हूँ। उसमें जाहिर बात है आपने अबरार वर्ल्ड कप है, के उनको बिठाया तनाजुर में गया। कहा कि स्पिनर्स का कहत है, तो मतलब आप देखें ना, स्पिनर्स का कहत ही आपने शोकेस किया, वो टैलेंट तो ऑब्वियसली है ना इमरान भाई, लेकिन पाकिस्तान के आउटफिट में तो आप देखें। देखिए मतलब आप फरमा रहे थे उमर साहब के पाकिस्तान में स्पिनर्स का कहत है, तो हाफिज साहब आप देखें कि इब्रार हमारे पास एक ऑप्शन थी, इमाद को तो आप देखें कि हम लेकर आए हैं फॉर वर्ल्ड कप। देखिए जाहिद महमूद है, नुमान है, तो वो प्लेयर्स है, साजिद है, लेकिन फिर उनको भी फिर दूसरे फॉर्मेट्स में भी फिर ट्राई करना चाहिए ना इमरान भाई, क्या ख्याल? लेकिन ये कहत तो ना हुआ ना, कहत तो ना हुआ। इस टीम में भी इफ्तिखार अहमद अच्छी खासी आइटम क्रिएट तो किया गया करते हैं, इमाद वसीम आपके पास हैं, शादाब खान आपके पास हैं, इब्रार अहमद आपके पास टीम में शामिल थे, तो स्पिनर्स का कहत तो ना हुआ कि 15 में से 4 स्पिनर्स हैं, 4 बॉलर खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्पिन बॉलिंग करते हैं। हाफिज साहब अगर आप इफ्तिखार की अगर हम बात करते हैं तो इफ्तिखार अहमद ने एज अ स्पिनर कब परफॉर्मेंस बहुत आफरीन दी है? क्या इफ्तिखार अहमद वो रोल प्ले कर सकते हैं इमरान भाई जो रोस्टन चेस ने किया, बीइंग एन पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, 3 विकेट लिए, 19 रन देखे, ये वो वाला लेवल तो नहीं है ना जो मलिक और हफीज का था एज अ। क्यों नहीं कर सकते? ओ भाईजान आपके उसके स्टैट निकालें जो उसने इंटरनेशनल मैचों में बॉलिंग की हुई है। इतनी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस तो नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन मैं तो खैर वो निकाल बॉलिंग लूंगा। उसको मिली कब है जी? कंसिस्टेंट बॉलिंग उसको कप्तान ने दी कब है? तो कहने की बात यही है ना, या तो फिर आप प्रॉपर एग्जीक्यूट करें ना जो लिमिटेड आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है। मेरा ये मैं आपको कह रहा था, आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में स्पिनर्स का कहत है, तो मैं वही कह रहा हूं ना, कहत बनाया गया है इमरान भाई, स्पिनर्स है ही कोई नहीं, आपने जो खिलाने हैं उसे उनमें मैं कह रहा हूँ। वैसे तो फिर आप अगर हंट करो, डिस्कवर करो, तो वो तो काफ़ी है, जैसे मैंने साजिद की भी बात की और ये सारे लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर इफ्तिखार की यूटिलाइजेशन भी तो उस तरह करें ना। अब इमाद थे फॉर एग्जांपल, उनको शुरू का ओवर नहीं कराया गया, आप अकील हुसैन को पहला ओवर दे रही है वेस्ट इंडीज, तो हमारे कप्तान ने पहला ओवर इमाद को नहीं दिया, जो स्पिनर्स है वो नहीं है, तो आपको एक्सपोज कर आप करवा रहे हैं अपने स्पिनर्स को। अब आपकी पेस बैटिंग तो अच्छी है, स्पिनर्स नहीं अच्छे ना, मतलब वो लेवल नहीं है जो पहले था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कहत कर डिलिबरेटली क्रिएट किया गया है, वैसे तो स्पिनर्स है हमारे पास। चाहते हैं और कहते क्या हैं जी? हमें ये समझ नहीं आती ना, आप कहना क्या चाहते हैं और कहते क्या हैं। हाफिज साहब देखा जाए तो हमारे पास कोई चीज दस्तयाब ही नहीं है। नहीं, अगर हमारे पास स्पिनर्स, अगर हमें पता होता कि ये स्पिनर्स हमारे पास ऐसे हैं कि हम इनको आगे लेकर जा सकते हैं, बड़ी टीम्स के खिलाफ हम खेल सकते हैं, इंडिया, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ ये जा सकते हैं, तो फिर हम इमाद को ना लेकर आते, तो फिर हमारे पास तो इब्रार था। इब्रार के होते हुए हमने इब्रार को यूटिलाइज किया ही नहीं, हम इमाद के साथ गए हैं, जबकि वो उनकी वो इंजर्ड भी थे, तो हम एक इंजर्ड प्लेयर को कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमारा वर्ल्ड कप करवा दे, तो फिर इसका मुतबादल तो यही है कि आपके पास स्पिनर्स नहीं हैं इमरान भाई। और दूसरी अर्ज ये है ना कि कहत मैंने इस सेंस में कहा है कि देखें बाकी जो अबरार है और साजिद है, कहत का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई चीज है ही नहीं। नहीं, मतलब मैं उस सेंस में कह रहा था, आपने उसको शायद मिसअंडरस्टैंड कर लिया। नहीं, मैं बिल्कुल उसको सही सेंस में समझाऊं, जो कहत का मतलब होता है मैंने उसी में सेंस, मतलब ये आप कोई ये कहे जी समंदर किनारे बीच पे साहिल पे बैठ के कहे जी पानी का तो बहुत कहत है। अच्छा हाफिज साहब आप बताएं, मैंने उसको वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर दिया। आप बताएं, आप पाकिस्तान की स्पिन को किस तरह देखते हैं? कंप्लीट कर लूं कि मतलब आप ये देखें ना, अगर दूसरे प्लेयर्स है, साजिद है, नुमान है, उन्हें भी ट्राई करना चाहिए ना लिमिटेड ओवर्स में। आप इस पे क्या कहते हैं, ताकि वो कमी पेशी तो खत्म हो? जो आपने कहा है वो ठीक ही कहा, मैंने गलत समझा होगा। ठीक है हाफिज साहब, स्पिन, पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? आप देखते कैसे हैं स्पिन को? दोनों आंखों से देखता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ, बड़े क्या समझते हैं दोनों आंखों से देखने के बाद? देखिए अभी मौजूदा जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल कर है, इसमें तो खास इसके ऊपर बात हुई है कि शादाब खान, इमाद वसीम, आपके पास इफ्तिखार थे, इब्रार को आपने खिलाया नहीं, साइम इशूक को आपने ट्राई नहीं किया है, 5-5, 6-6 आपके पास स्पिन बॉलिंग की ऑप्शंस हों और आप उनको इस्तेमाल ना करें, तो फिर लोगों में तो यही पैगाम जाएगा ना कि शायद कहत पड़ा हुआ है पाकिस्तान में स्पिनर्स का। तो वो
वो जैसे कप्तान फैसले कर लेता है वैसे पाकिस्तान में लोग क्रिकेट को समझ लेते हैं। तो इसके क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर? सही। हाफिज साहब, अगर हम बात करें अभी जिस तरह से हमने डिस्कस किया, आपने भी एक मैसेज दिया था कि रिपोर्ट मंगवाई जाए, उसके अकॉर्डिंगली फैसले किए जाएं, तो ये एक मुनासिब तरीकाकार है। तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है गैरी क्रिस्टन से प्लेयर्स के मुताबिक और प्लेयर्स के जो भी अकॉर्डिंगली, और फिर उसके बाद उस पर फैसले किए जाने का इम्कान है। तो अब रिपोर्ट अगर वो मेंशन करते हैं और उसके बाद फैसले होंगे तो यकीनन बेहतरीन फैसले होंगे, देखा जाएगा। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज आपका एक जो तजर्बा है, यू नो दैट के प्लेयर्स की क्या रिपोर्ट वहाँ पर जानी चाहिए, क्या जाएगी, क्या उन्होंने किया, और इसमें क्या तब्दीली मतवक्के हो सकती है? देखिए मेरा बात यह है कि रिपोर्ट मांगना कोई लफ्ज ही नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या कुछ खबरें चल भी रही है ना कि रिपोर्ट तलब कर ली है, हाँ, टूर के बाद एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि कोच ने अपनी रिपोर्ट देनी ही देनी है। मैनेजर ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी ही करवानी है, टूर रिपोर्ट। वो तलब करना कोई खास चीज नहीं होती। तलब करने से मुराद ये होता है कि इससे पहले ये काम नहीं होता और अब ये बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर करवाया जा रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट, टूर रिपोर्ट आनी है। आयरलैंड के टूर की रिपोर्ट होगी, इंग्लैंड के टूर की रिपोर्ट होगी, वर्ल्ड कप के मैचेस की रिपोर्ट होगी। ये कोच ने भी देनी है, ये रिपोर्ट अपनी जमा करवानी है, और उसके बाद ये सीनियर टीम मैनेजर ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है। तो ये ज़ाब्ते की चीजें हैं, जो मामूल है, जो कि होना ही होना है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो गैर मामूली है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको खास एहतमाम करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये सारी वो चीजें हैं जो क्रिकेट का, किसी भी स्पोर्ट्स का जो टीम गेम है, मतलब हॉकी भी होगी, हॉकी के किसी भी दौरे के इख्तिताम के ऊपर उसका टीम मैनेजर और हेड कोच और कप्तान अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। ठीक है, उसमें कोच का और मैनेजर का किरदार ज्यादा होता है। ठीक है, और कप्तान का उतना नहीं होता जितना क्रिकेट में होता है। तो क्रिकेट में कप्तान भी अपनी रिपोर्ट जमा करवा सकता है, वो दे सकता है कि उसको ये मसाइल रहे हैं। ठीक है, वो कहे जी कोच का ताउन नहीं था, वो कहे जी टीम मैनेजमेंट का ताउन नहीं था, वो कहे जी खिलाड़ियों का ताउन नहीं था, वो एक और बहस है। जो कोच है वो अपनी रिपोर्ट किन नुकात के ऊपर तैयार कर सकता है कि वो जो गेम प्लान बनाता होगा, क्या खिलाड़ी उस पर अमल करते रहे हैं या नहीं करते रहे हैं, प्लेइंग 11 में उसकी जो राय थी उसको कितनी अहमियत दी जाती रही है, खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस के हवाले से वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है कि क्या वो हाईएस्ट लेवल पर compete करने के लिए काफी हैं या नहीं है। वो कोच जो हैं पाकिस्तान टीम के, वो खेल के मैदान में खिलाड़ियों की तवज्जो के हवाले से बात कर सकते हैं। वो ड्रेसिंग रूम में उनके रवैये को देखकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं कि उनको कैसा होना चाहिए, ये कैसा है। गेम अवेयरनेस के हवाले से कि ड्यूरिंग मैच खिलाड़ी किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, कप्तान किस तरह से अपनी चीजों को चला रहा है, वो इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। वो इन खिलाड़ियों का दीगर टीमों के साथ मवाजना करके अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। एक एक खिलाड़ी को एक एक खिलाड़ी के साथ वो मैच की सिचुएशन में कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रिएक्ट किया उसके ऊपर कर सकता है। उसने फील्डिंग के ऊपर बात करनी है, उसने बैटिंग के ऊपर बात करनी है, उसने बॉलिंग के ऊपर बात करनी है, उसने हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के ऊपर बात करनी है। मतलब वो कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि ये कोच साहब रिपोर्ट लिखने बैठेंगे और 5 मिनट में रिपोर्ट हो जाएगी। उसके मतलब एक डिटेल तफसील के साथ वो सारी चीजें जो उसने मेंशन करनी है। ठीक है हाफिज साहब, इसी के साथ हमें ज्वाइन किया अभी कादिर ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? कादिर, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से कादिर हमें सुन नहीं पा रहे हैं। ये कल से, सुबह से, बल्कि मेरे ख्याल से तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि हम कादिर के साथ कनेक्ट करें और कादिर हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लगता है फाख्ता जो है ये कोई बड़े पैगामात लेने के लिए जा रही है बार बार। तो अब देखते हैं हमें कब ज्वाइन करते हैं। उमर, अभी जिस तरह से हाफिज साहब गुफ्तगू कर रहे थे रिपोर्ट के बारे में, बड़ा तफसीलन उन्होंने मुझे जवाब दिया कि किस तरह से मतलब गैरी क्रिस्टन जो हैं वो उन्होंने रिपोर्ट जाहिर करना है और ये खबर एज इन नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है। इसके साथ साथ लोग इसके अंदर जिनके पास ओहदे हैं, जिन्होंने आगे टीम को लेकर जाना है, वो तमाम लोग रिपोर्ट अपनी जाहिर करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो अभी फ़िलहाल फिलफौरी फैसला उसके ऊपर होना चाहिए कि उसको टीम में नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जो स्टेक होल्डर्स जो बेहतर समझे, हम अगर कहेंगे किसी की दिलसारी हो जाएगी, लेकिन ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं, उनको खुद देखना चाहिए, रेट करना चाहिए, अपने स्टैट्स के अलावा अपने स्किल्स पे भी ओवरव्यू करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन मुझे क्लियरली लगता है कि आपको जो है ऑलराउंडर्स लेके आने हैं तगड़े, ठीक है। और
मोहम्मद आमिर की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी तक तो रखना चाहिए अपने पास। और जहाँ तक इमाद वसीम की बात है, मे बी वो ना फिर नया टैलेंट कैसे आजमाया जाएगा? लेकिन नया टैलेंट एट द मीन टाइम आप इसको डिस्कवर करें, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ताकि ये चीज़ें जो है ना लोगों को कह सके, आप जोम के साथ कह सके क्लैरिटी के साथ कि हमारे पास स्पिनर्स भी आ रहे हैं, हमारे पास ऑलराउंडर्स भी आ रहे हैं, हमारे पास टॉप ऑर्डर्स भी तगड़ा आ रहा है, खेप तैयार हो रही है प्रॉपर। तो ये ज़रूरी है और इसके लिए मैंने आगे भी अर्ज किया कि हमें ज़रूरत है कि रेड बॉल क्रिकेट की एक्सपेंशन की जाए, उस पर सीरियसली वर्कआउट किया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप क्रिकेट खेलेंगे, ना सिर्फ एज अ बैटर्स आप इंप्रूव हो गए, हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स जिनमें बहुत ज़्यादा स्पार्क है, टैलेंट है, जिनके लेकिन उनको भी फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए क्रिकेट। उसकी वजह यह है कि ऑफ कटर्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है उनको बैक ऑफ लेंथ कराने में, तो वो इम्प्रूव होगी अगर वो ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि डोमेस्टिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए। और मैं ये नहीं कह सकता कि कौन से प्लेयर को जो है मतलब नहीं होना चाहिए, ये तो बड़े बैठे हैं वो फैसला करें, लेकिन टैलेंट डिस्कवर होना चाहिए और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को सराहना चाहिए और उसको ही स्टार बनाना चाहिए, ताकि वो एक ब्रांड बने। अगर एक प्लेयर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस पर प्रॉपर वर्कआउट करो। जैसे जोफ्रा आर्चर की इंजरी हुई, लेकिन उनको टैकल किया गया, ठीक है ना। तो टैकल करना चाहिए प्लेयर्स को, और प्लेयर्स को बनाना ही बोर्ड का काम है, स्टेक होल्डर्स का काम है, और टाइम देना चाहिए इनफ। और बाकी जहाँ तक बात है हमारे बाबर और रिजवान की, मैं फिर कहूँगा कि T20 क्रिकेट में शायद उनको ऑर्डर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर है और इनका होना ज़रूरी है। इनको इस तरह आप साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। देखें, गलती के ऊपर एक दूसरी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें इसके ऊपर ज़रूरत है कि हम अपने इन खिलाड़ियों के साथ जाएं, बिकॉज़ हमारे पास, मैं बार बार ये बात करती हूँ कि हमारे पास एक दूसरा बाबर आजम अभी इस वक्त नहीं है, हमारे पास दूसरा रिजवान नहीं है, हमारे पास दूसरा शाहीन आफरीदी या नसीम शाह नहीं है। हमें अभी प्लेयर्स को डेवलप करना है, हमने अभी उनके टैलेंट को प्रोड्यूस करना है। हमने सिर्फ उनको सिलेक्ट करके टीम के अंदर फैसला नहीं दे देना, बिकॉज इस तरह से तो जो नया टैलेंट है वो भी स्पॉइल हो जाएगा और जो हमारा ऑलरेडी जो हमारे पास टैलेंट अवेलेबल है वो भी कहीं ना कहीं हमसे मिस हो जाएगा। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है फाइनली कादिर ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मीरब जी, बिल्कुल आ रही है जी। बहुत शुक्रिया आप मेरे तक आया, बिकॉज सुबह से ये दिस इज द 4th टाइम आई एम कनेक्टिंग टू यू और मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा आपके साथ। देखिए, अब कनेक्शन हो चुका है, तो अब आप जो पूछेंगे हम आपके साथ हैं। क्या बात है जी, बेहतरीन बात है। कादिर, इससे पहले अभी हम बात कर रहे थे, हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। उमर और हाफिज साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान में स्पिन, हमारी टीम में स्पिन लैक कर रही है। उमर का ये कहना था कि हमारे पास स्पिन का कहत है। हाफिज साहब ने उस कहत के लफ्ज़ को स्नब करते हुए ये कहा है कि कहत नहीं है, हमारे पास स्पिनर्स हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो व्हाट वुड यू से अबाउट द स्पिन बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान? देखें, मुतअद्दिद ऐसे क्रिकेटर्स हैं। आज हमें चूँकि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी किया है और इसमें उन्होंने पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान के भी कैंप लगाने के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। हमने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि 24 जून से ये कैंप स्टार्ट होगा कराची में, और वहाँ पर जैसन गिलेस्पी जो हैं वो पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच हेड बॉल क्रिकेट के वो आएंगे और वहाँ पर निगरानी करेंगे। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के जो दीगर खिलाड़ी हैं जो T20 प्लेयर खेल कर आ रहे हैं, उनको शामिल नहीं किया गया इस फिजिकल फिटनेस कैंप में। उनको जो है वो आराम दिया गया। तो आराम किस चीज़ का बनता है? जब आप जो है वो T20 एक प्लेयर हैं, तो वहाँ पर उनकी इतनी कोई मुशक्कत भी नहीं थी और वहाँ पर उनको कोई ऐसी सच कोई थकावट भी नहीं हो सकी थी कि वो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे कि थक गए हों और आप उनको रेस्ट करवा रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली हैं। स्पिनर्स में हमारे पास स्पिनर्स अच्छी लॉट मौजूद है। साजिद खान को एक मरतबा फिर निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया। तो साजिद खान भी अच्छे स्पिनर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस थी उनकी, लास्ट जो टेस्ट सीरीज थी, और उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको जो है वो शामिल नहीं किया गया। उसके बाद हमने देखा है कि इखलाक जो है, मोहम्मद इखलाक, वो भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनको भी नहीं शामिल किया गया। उस्मान सलाहुद्दीन का अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। और आप देखें दीगर जो हमारे पास स्पिनर, यासर शाह, देखें उनको हाफिज साहब ने बड़ा एक कल पॉइंट रेज किया था
कि यासिर शाह को भी शामिल कर लिया जा सकता है स्पिनर, अगर आपने तगड़ा करना है अपना टेस्ट सीरीज में, क्योंकि उनकी गुज़श्ता दौर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उनका जो फिटनेस मसाइल है। कादिर, अभी आपने हाफिज साहब का नाम लिया, इसी के साथ हाफिज साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। हाफिज साहब हमारे साथ ही हैं। कादिर, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। हाफिज साहब प्लीज आप भी अपनी इनपुट दें। जिस तरह से कादिर बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली मुतअद्दिद प्लेयर्स की शमूलियत नहीं हो सकी है, जिनके बारे में एक्सपेक्टेड था कि वो शामिल हो सकते हैं। कादिर, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज नाम दोबारा से रिपीट करें जिनके बारे में अभी उनको शामिल नहीं किया गया। अच्छा, अभी जो प्री सीजन जो है वो फिटनेस फील्डिंग कैंप लगाया गया है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो दीगर खिलाड़ी हैं उनको इस कैंप का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। मतलब हमारे जो T20 के प्लेयर, जिसमें बाबर आजम भी थे, मोहम्मद रिजवान भी थे, उसके बाद आप दीगर खिलाड़ी देखें, शाहीन देख लें, बाकी आपके जो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, आपने उनको इस कैंप में शामिल क्यों नहीं किया? क्या वो इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल के आए थे? क्या वो उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी कि वो थक गए हैं कि उनको आपने एक कैंप में, फिजिकल फिटनेस कैंप में शामिल नहीं किया? तो आपको इसलिए ये चीजें देखनी पड़ेंगी, गौर करनी पड़ेंगी। और आपने जो है वो देखे, साजिद खान एक हमारे पास रेगुलर स्पिनर के तौर पर थे, साजिद खान को आपने शामिल नहीं किया। अब आप नाम जो है वो देख लें कि जिसमें अब्दुल्ला शफीक हैं, फैसल अकरम है, हसीबुल्ला है, हुनैन शाह हैं, इमामुल हक हैं, कामरान गुलाम है, काशिफ अली, खुरम शहजादी, ये डोमेस्टिक के प्लेयर्स निकाले हैं। मेहरान मुमताज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज, हमने बार बार इसको हाईलाइट किया कि मेहरान मुमताज बेहतरीन बॉलर है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। मोहम्मद हारिस को भी फिजिकल फिटनेस कैंप में बुलाया गया। अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि आप देखें कि ये आप जो है वो बांग्लादेश सीरीज के हवाले से ये फिजिकल फिटनेस कैंप लगा रहे हैं। अब इसमें एक खिलाड़ी की इंक्लूजन जो है वो कर सकते हैं मजीद, जो कि एलामिया जारी किया गया, उसमें मजीद देखा गया। लेकिन अभी जो आपने ये प्लेयर्स इसमें शामिल किए वो मोस्टली उनकी परफॉर्मेंसेस T20 की हैं। आपने अपने जो डोमेस्टिक 4 डे कप के लिहाज से जो परफॉर्मेंस वाले प्लेयर्स थे उनको आप लोगों ने उस सच इग्नोर किया, और उसके बाद जो आपके जो दीगर बड़े प्लेयर थे, सीनियर प्लेयर थे, आपने उनको रेस्ट दे दिया। बिल्कुल सही है, ठीक है। हाफिज साहब आपकी आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जिस तरह से बताया हमें कादिर ने कि हमारे मेन प्लेयर जो हैं वो इस फिटनेस कैंप का हिस्सा नहीं है, और अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की तो उसके अंदर पाकिस्तान के जो प्लेयर शामिल किए गए हैं वो T20 के प्लेयर्स हैं। आप क्या कहते हैं इस फैसले के ऊपर? हाफिज साहब, आप हमारे साथ कॉल पर हैं? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। कादिर, ये फैसला आपने सुना दिया है, आपने खबर बता दी है, लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखें, फैसले मुझे समझ से बाहर हैं। अभी जो पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद भी अगर इन तमाम खिलाड़ियों के नखरे देखने हैं तो फिर चीजें ये समझ से बाहर हैं। इनको इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि ये कराची में फिजिकल ट्रेनिंग कैंप नहीं कर सकते। कुछ लोग जो हैं उनको कहा गया है कि जी वो काउंटी खेल रहे हैं। तो आप लोगों को अगर इतनी आप लोगों ने रिलैक्सेशन देनी है प्लेयर्स को, तो फिर बाकी प्लेयर्स को भी दें, उनको भी गर्मी लगती है। आपने एक मतलब मुख्तलिफ सर्टन प्लेयर्स को रेस्ट दिया आराम करवाने के लिए, बाकी प्लेयर्स को आपने कहा जी खून पसीना बहाएं, और आपका जो है ना, हाफिज साहब ने हमें ज्वाइन किया है दोबारा। कादिर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाफिज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है? हाफिज साहब, वी कैन नॉट हियर यू। आपको हमारी आवाज आ रही है? आई थिंक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। कादिर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज कंटिन्यू। बस हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो चीजें अभी निकाली हैं, अभी हमें कहना कबल वक्त है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी अभी तश्कील ही नहीं दी गई। अभी तो रिपोर्ट्स जमा होंगी, उस पर अगला हफ्ता जो है वो जब मंडे से स्टार्ट होगा तो उससे लेके ऑनवर्ड फ्राइडे तक, सैटरडे तक बड़े अहम फैसले होने वाले हैं। क्योंकि वहाब रियाज जो है सीनियर टीम मैनेजर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट मंडे को पेश करनी है, उसके बाद गैरी ने पेश करनी है, फिर कप्तान की जो है वो उनसे पूछगिछ होगी। तो ये चीजें उसको मद्देनजर रखकर तमाम चीजों को फैसला करेंगे, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, फिर वो फैसला करेगी इन तमाम प्लेयर्स का। अभी तो जो मेंबर्स जो लोग थे, उन्होंने अपना डाटा वगैरह इकट्ठा करके पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान का जो फिजिकल फिटनेस कैंप है बांग्लादेश सीरीज के लिए वो तो लगा दिया। तो अभी बाकी तमाम जो खिलाड़ी हैं वो तो अभी इनके मुंह देख रहे हैं कि जी अभी हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमें क्यों नहीं शामिल किया गया। कादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रिपोर्ट्स जमा कराए गए जितने भी ये स्टाफ है, क्या उसके बाद फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे और क्रिकेट में बेहतरी आएगी? और ये जो हेडलाइंस आ रही है इस तरह की बुरी, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त चल रही है, शिकार है, तो क्या उस चेंज होगा सारा कुछ? पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं? सॉरी, मुझे समझ नहीं है, दोबारा रिपीट कीजिए। ये करो, जो स्टाफ है, जो रिपोर्ट जब सबमिट करेंगे अपनी, उसके बाद आप फ्रूटफुल रिजल्ट देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, पाकिस्तान क्रिकेट जो डिबैकल का शिकार है वो दोबारा अरूज देखेगी? देखिए, ये तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। और अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो T20 वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी है, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड कोच गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का सबसे ज्यादा इंतजार है। और गैरी क्रिस्टन जो है वो मुस्तकबिल के फैसलों के लिए उनकी रिपोर्ट अहम करार दी गई जा रही है, जबकि गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट की रोशनी में तमाम तर ये फैसले देखने में आएंगे कि अब क्या चेंजेस चाहिए, क्या चेंजेस होने वाली हैं, क्या चेंजेस करनी है। तो क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारान जो है वो गैरी क्रिस्टन से रिपोर्ट पर तफसीली बात भी करेंगे और फैसलों से कबल जो है वो मंडे को सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। और बोर्ड ने रिपोर्ट्स ना मिलने की वजह से अब तक अपने फैसलों का ऐलान भी नहीं किया। तो अगले हफ्ते में जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है, जिसमें अहम फैसले हो सकते हैं, अहम ऐलानात भी हो सकते हैं। तो ये चीजें अच्छी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन हर द्वार में हर मैच से बाद जो है वो रिपोर्ट सबमिट होती है, हर सीरीज के बाद रिपोर्ट सबमिट होती है और रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो तमाम तर फैसले किए जाते हैं। लेकिन इस दफा उम्मीद है कि अच्छे फैसले देखने को आएंगे और जो चीजें माजी में हो चुकी हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। बिल्कुल सही है। कादिर, वी आर अबाउट टू रैप अप द शो। जाते जाते एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने है और बांग्लादेश कैन विन द मैच राइट नाउ। अगर हम स्कोर को देखते हैं, उन्होंने अपनी अभी तक मेरे ख्याल से 4 विकेट्स गंवाई हैं सिर्फ, और मामूली सा स्कोर रह गया है। वैसे देखना है तो बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन अगर किसी एक की भी कोई फॉर्म चल जाती है तो स्कोर कवर हो सकता है। डू यू थिंक बांग्लादेश आज अपसेट कर सकता है इंडिया को? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, अभी काफी मार्जिन है। तकरीबन अभी जो है वो 6 ओवर्स में 95 रन चाहिए, होने को हो भी सकते हैं। और विकेट्स जो हैं वो अभी 4 आउट हो चुके हैं। 15 ओवर्स हैं, 15 ओवर्स 5 ओवर्स में आप देखें तकरीबन जो है वो 16 रन चाहिए और 17 की रिक्वायर्ड रन रेट है मेरे हिसाब से, अभी बन रही है 17 साढ़े 17 की तकरीबन। और करंट रन रेट अगर आप देखें तो 7.5 की रन रेट अभी है। तो ये चीजें मेरा नहीं ख्याल कि अभी बांग्लादेश जो है उसके हक में, उसकी फेवर में ये चीजें जा रही हैं। तो अभी शाकिब उल हसन भी आउट हो चुके हैं और अभी महमूदुल्लाह खेल रहे हैं। उसके साथ अभी देखें, अभी जाकिर अली ने आना है, रिशाद हुसैन, अभी टेल एंड स्टार्ट हो गया उनका। मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये इतना बड़ा स्कोर उसको अचीव कर सकेंगे। 5 ओवर में कितने रन से इंडिया जीत सकता है? जी सॉरी, कितने रन से इंडिया जीत सकता है? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? इंडिया तकरीबन 60-50 प्लस रन से जीतेगा। वाओ, जिस तरह मुझे नजर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद 30-20 रन के साथ इंडिया जीत सकता है, बट डेफिनेटली एज यू हैव प्रेडिक्टेड हो सकता है कुछ और हो जाए। कादिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया। गो के हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कॉल ड्रॉप हो गई थी, लेकिन वी हैव डन द वेरी पॉजिटिव डिस्कशन अबाउट पंज क्रिकेट फ्यूचर एज वी से, कि हमारे पास क्या डिसीजंस हो सकते हैं, क्या होने चाहिए और क्या बेहतरी हमें रिक्वायर्ड है। उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सो एवरीवन, वी आर वेटिंग दैट कौन सी टीम जो है वो आज विनिंग की तरफ जाती है, बिकॉज अगर देखा जाए तो डेफिनेटली एज आई एम ऑलवेज सेइंग इंडिया इज फेवरेट राइट नाउ, बट हो सकता है कि बांग्लादेश कोई चमत्कार हो जाए और उसके बाद स्कोर चेस कर ले, बट इट्स राइट नाउ इफ यू फील दैट इट्स इम्पॉसिबल। सो आपसे मुलाकात होती है कल हम आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश मैच, और उसके बाद आपसे बात करेंगे मजीद पाकिस्तान के ऊपर जो भी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं हम उनके ऊपर भी आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।